हेलो गाइस, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल विमल एजुकेशन पर। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर का आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 5, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर 4 पार्ट्स करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं चारों पार्ट्स तो आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग चारों पार्ट्स अच्छी तरीके से देख सके। चलिए शुरू करते हैं फिर पार्ट नंबर 5, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सबसे पहले देखते हैं हम जर्मनी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑल जर्मन नेशनल पार्टी जो है वो जीत गई थी। मिडिल क्लास वाले लोगों ने उन्हें जिताया था, लेकिन वो लोग अपनी बेवकूफ़ी के कारण पावर में नहीं आए, मतलब वो चल नहीं पाए, क्योंकि इसके पीछे दबाव था किसका? राजा महाराजा और मिलिट्री का। तो क्या फिर इन लोगों ने हार मान ली थी? तो इसका आंसर है नहीं। इनको जो है सपोर्ट मिल गया। किसका? जंकर्स ऑफ प्रशिया, यानी कि जंकर्स ऑफ प्रशिया का सपोर्ट मिल गया था। अब क्या हुआ कि जो लीडरशिप थी ना वो प्रशिया के हाथ में आ चुकी थी, और वहीं से मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। किसके लिए? नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, कि अब जर्मन को कंट्री या स्टेट बनाना है। तो इसी सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ते गए। उस टाइम सीएम कौन था? ऑटोवन बिस्मार्क। यही इस मूवमेंट को आगे ले जा रहा था। 3 लड़ाइयां हुई जो 7 साल तक चली, और ये लड़ाइयां किस किस के साथ हुई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। इन लड़ाइयों में प्रशिया जो था वो जीत गया। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम को जर्मन का राजा घोषित कर दिया गया। अब जर्मनी जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया और एक नया नेशन बन गया। अब जो नई गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी किसको? करेंसीज को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा करने में, और जुडिशियल सिस्टम को भी अच्छा करने में। कहाँ पर? जर्मनी में। तो उस दिन से जर्मनी के लोग वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। इसमें हम जानेंगे कि कैसे इटली एक अलग कंट्री बनी इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो इटली जो था ना वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। कितने स्टेट्स? 7 स्टेट्स। और इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा था जिसमें कोई इटालियन रूल कर रहा था, यानी कि उस स्टेट को इटालियन चला रहा था। और बाकी के जो 6 स्टेट्स थे उसमें कोई और रूल कर रहा था, यानी कि उसको कोई और चला रहे थे। चलिए एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल कर रहा था, सेंटर में पॉप का रूल था, साउथ में बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन का रूल था। यहां तक कि यहां कोई इटालियन लैंग्वेज भी नहीं थी। जो 6 स्टेट्स थे उनमें सब अपनी रीजनल लैंग्वेज बोला करते थे। तो काफी टफ था ये सोचना कि इटली को आजाद किया जाए और उसको एक अलग कंट्री बनाई जाए। तो क्या हुआ ड्यूरिंग 1830, जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जोसेपी मैजिनी नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। उसने ट्राई किया था। उसने सबसे पहले एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इंडियन के नाम से, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई। उसका जो प्लान था वो फेल हो गया था। उसका सपना था कि इटली को एक अलग कंट्री बनाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो क्या हुआ? सीएम कैवियर ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरी बार्टली जॉइन द मूवमेंट। इन्होंने क्या किया? मूवमेंट को ज्वाइन किया और मूवमेंट को और आगे लेकर गए। और जब इन लोगों को ये लगने लगा कि हम लोग नहीं जीत सकते, तो क्या हुआ? जो लोकल पीजेंट्स थे
यानी कि किसान जो थे उन्होंने भी इनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जो है ये सब मिल गए और बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ और इन सब ने मिलकर स्पेनिश रूलर जो था उसको हटा दिया, यानी कि भगा दिया। तो 1861 में क्या हुआ, विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का किंग घोषित किया गया। तो ये स्टोरी थी इटली की, आखिर इटली कैसे एक अलग कंट्री बनी थी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और मजेदार स्टोरी की, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th सेंचुरी इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। तो क्या हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1868। 1868 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर ले ली। तब इंग्लैंड जो है एक नेशन स्टेट बन चुका था। तो इन लोगों ने क्या क्या किया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन किया। किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। तो इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड जो था वो काफी चालाक था, उसने स्कॉटलैंड पर ज्यादा दबाव डाल दिया था। पार्लियामेंट में ज्यादा मेंबर्स इंग्लैंड के हो चुके थे। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड के अंडर आ चुका था। सिमिलर स्टोरी आयरलैंड की भी है। आयरलैंड के लोग आराम से जी रहे थे, तभी इंग्लैंड ने दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि आयरलैंड जो है वो दो चीजों में डिवाइड है, कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में। तो इंग्लैंड ने दिमाग लगाया और कहा कि देखो प्रोटेस्टेंट, आप सब अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, आप क्यों कैथोलिक पर अपना कब्जा क्यों नहीं करते हो, उस पर आप रूल क्यों नहीं करते हो। तो इंग्लैंड के इस सुझाव से प्रोटेस्टेंट खुश हो गए और इंग्लैंड की बात मान ली। तो इससे अब क्या हुआ कि इंग्लैंड ने आपस में लड़ाई करवा दी। किसके बीच में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में आपस में लड़ाई करवा के खुद उसने कब्जा कर लिया। किसके ऊपर, आयरलैंड के ऊपर। तो 1801 में आयरलैंड जो है फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब ब्रिटेन के अंदर कौन कौन आ चुके हैं, इंग्लैंड जो था वो तो पहले से ही था, स्कॉटलैंड के बारे में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, और उसके बाद आयरलैंड को जबरदस्ती अपने अंडर कर लिया गया। अब क्या था कि ब्रिटेन का ना अपना एक अलग फ्लैग था, नेशनल एंथम भी था, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी थी, और यही स्कॉटलैंड और आयरलैंड को भी अब मानना पड़ा, क्योंकि स्कॉटलैंड और आयरलैंड जो था वो ब्रिटेन के अंडर था। तो ये था आप लोगों का आज का पार्ट नंबर 5। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पार्ट नंबर 5 इस चैप्टर का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वाकई अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्द ही मैं आप लोगों के सामने इस चैप्टर का पार्ट नंबर 6 लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।